क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई। पहला पार्ट इसमें है, रेडिकल फॉर्म में दिया हुआ है, ये साइन जहाँ पर होता है इसका मतलब है ये रेडिकल फॉर्म में, और ये इसका इंडेक्स है 5। आपने इसे सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रेडिकल साइन को हम हटा देंगे और इंडेक्स इसका 5 है तो इसका एक्सपोनेंट 1/5 बन जाएगा। रेडिकेंड जो था हम वही लिखेंगे, x raised to power 15, y raised to power 35 and z raised to power 20। अब लॉज ऑफ इंडिसेस के मुताबिक बाहर जो पावर है वो अंदर वाली पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। x की पावर 15 और मल्टीप्लाई बाय 1/5, y की पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 1/5, z की पावर 20 मल्टीप्लाई बाय 1/5। 5 3s are, y की पावर 5 7s are, 7 1s are 7, z की पावर 5 4s are, 4 1s are 4, तो z की पावर 4 आ जाएगी। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2, को हम फैक्टराइज करते हैं। तो ये इससे हम लिख सकते हैं 3 raised to power 3 and whole raised to power 2x। पावर्स आप इंटरचेंज कर सकते हैं, 2x को अंदर लिख देंगे ब्रैकेट के और 3 को बाहर लिख दें। क्यूब और क्यूब रूट ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 3 raised to power 2x, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to power n plus 2। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करते हैं हम यहाँ पे कि अगर 3 raised to power n मल्टीप्लाई बाय 3 raised to power 2 लिखा हो तो आप चूंकि बेस सेम है आप एक 3 लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे, n plus 2 लिखा जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। 3 raised to power n plus 2 को लिख सकते हैं हम 3 raised to power n मल्टीप्लाई बाय 3 raised to power 2। तो ये जो 3 raised to power n plus 2 है आप इसकी जगह पे लिख देंगे 3 raised to power n मल्टीप्लाई बाय 3 raised to power 2। और बिल्कुल इसी तरह से आप इसे लिखेंगे 3 raised to power n मल्टीप्लाई बाय 3 raised to power 1। इसे आपने अलग अलग लिख दिया, माइनस 3 raised to power n। अब नीचे दो टर्म्स हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों में 3 raised to power n हमारे पास कॉमन आ रहा है। 3 raised to power n आपने कॉमन ले लिया, 3 raised to power 1 यहाँ पे आपके पास बचा है, 1 पावर के तौर पे हम नहीं लिखेंगे। यहाँ से 3 raised to power n आपने कॉमन ले लिया तो बाकी यहाँ पर 1 बचेगा। ऊपर हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to power n मल्टीप्लाई बाय 3 raised to power 2, ये 9 के इक्वल होता है। यहाँ पर जो कैंसिलेशन मुमकिन है ये 3 raised to power n 3 raised to power n से कैंसिल हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 9 और 3 माइनस 1 2 के इक्वल होता है। 2 3s are 6, 9 3s are
27। तो ये थर्ड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऑड इंटीजर्स इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं हम पहले। इंटीजर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स हम बार बार पढ़ रहे हैं। ये हमारे पास इंटीजर्स हैं। आपने इनमें से ऐसे 3 ऑड इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं? ये 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इस किस्म के 3 कंसेक्यूटिव लगातार ऑड इंटीजर्स। 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स मतलब ऐसे हैं जैसे 3, 5, 7। ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, मुसलसल। 3 के बाद 5 आता है, इनके दरमियान में कोई ऑड इंटीजर नहीं आता। 5 और 7 ये भी कंसेक्यूटिव है, इनके दरमियान में कोई ऑड इंटीजर्स नहीं आते। तो ये 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, और उनका जो सम है 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स का, वो ये बताया जा रहा है कितना है? 51 है। मतलब इन्हें आप ऐड करें तो 51 आता है। तो ये तो नहीं है, इन्हें ऐड करें तो 51 नहीं आता। यकीनन वो कोई और इंटीजर्स हैं। आपने उन्हीं 3 इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है। तो हम लेट करते हैं x कि एक जो इन 3 इंटीजर्स में से इंटीजर है वो x है। तो नेक्स्ट आपका जो है वो इंटीजर क्या होगा? x प्लस 2। क्योंकि कंसेक्यूटिव हैं, ये लगातार हैं, मुसलसल हैं, तो मुसलसल जो ऑड इंटीजर्स होते हैं उनमें डिफरेंस 2 का होता है। अगर आपके पास 3 है तो 3 प्लस 2, नेक्स्ट आपके पास 5 तब बनेगा जब इसमें आप 2 ऐड करेंगे। तो यहां पर भी अगर आपने पहला इंटीजर x लेट किया है तो नेक्स्ट इंटीजर आपके पास x प्लस 2 होगा, नेक्स्ट ऑड इंटीजर। और उससे अगला इंटीजर आपका देखें, 3 और 7 में गैप जो है, डिफरेंस जो है वो 4 का है। तो जो थर्ड इंटीजर होगा वो x प्लस 4 होगा। तो ये 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं। तो ये हम लेट कर लेते हैं कि ये वो 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं जिनका सम 51 है। तो बाय कंडीशन क्वेश्चन के अंदर जो बताया गया है वो ये है कि तीनों को अगर आप ऐड करेंगे, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, तो आपके पास जो इनका सम है वो 51 आएगा। तो x प्लस x 3x, 4 प्लस 2 6 इज इक्वल टू 51। प्लस का 6 दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 6 45। हमें x चाहिए, तो इसके साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे आप दूसरी तरफ डिवाइड कर दें, 45/3। तो x हमारे पास 15 आ रहा है। 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब हमारे पास पहला इंटीजर जो है वो तो 15 की शक्ल में आ गया। बाकी दो इंटीजर्स आपके पास कौन से होंगे? x प्लस 2 और x प्लस 4। x इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट हमारे पास है x प्लस 2, 15 प्लस 2 17। तीसरा इंटीजर हमारे पास है x प्लस 4। x हमारे पास 15 है, 15 प्लस 4 19। सो 15, 17 and 19 are the required integers. ये हमारे 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं।
इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो 51 आपके पास आंसर आएगा। तो वो हमारी कंडीशन इसमें वेरीफाई हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls and placed them into 2 buckets। अब्दुल्ला ने 96 balls जो है वो ली हैं और उन्हें 2 बाल्टियों के अंदर रखा है। One bucket has 28 more balls than the other bucket। एक जो बाल्टी है उसमें 28 बाल ज़्यादा हैं दूसरी बाल्टी से, मतलब दोनों बाल्टियों के अंदर मौजूद बाल्स की तादाद में जो डिफरेंस है वो 28 का है। एक में 28 कम है, दूसरी में 28 ज़्यादा है। हाउ मैनी बाल्स वर इन ईच बकेट। आप बताएं कि दोनों बाल्टियों के अंदर कितनी कितनी बाल्स हैं। तो टोटल बाल्स हमारे पास 96 हैं। तो हम लेट करते हैं जी, x एंड y बी द number of balls in 2 buckets। एक बकेट में x हैं और दूसरी में y हैं। अब टोटल चूंकि 96 हैं तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 96 हो जाएंगी। एक बाल्टी के अंदर x हैं, दूसरी में y हैं, दोनों को आप ऐड करेंगे तो टोटल आपके पास 96 बाल्स हैं। तो बाय कंडीशन x प्लस वाई 96, दोनों बाल्टियों के अंदर मौजूद बाल्स की तादाद को प्लस करेंगे तो 96 आ जाएगा। और दोनों में जो डिफरेंस है वो भी बता दिया गया 28 का है कि एक बाल्टी में दूसरी बाल्टी के मुकाबले में 28 बाल ज़्यादा हैं। तो x डिफरेंस y 28, दोनों बाल्टियों के अंदर बकेट्स के अंदर बाल्स की तादाद में जो डिफरेंस है वो 28 का है। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। तो बाय एडिंग 1 and 2, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 96 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 28। तो ये कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x, इन दोनों को ऐड करते हैं हम 14 124। हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो इसके साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ डिवाइड होगा। 124 डिवाइडेड बाय ये 2 दूसरी तरफ डिवाइड होगा। टू 6 are 12 and 2 2s are 4। तो एक बकेट के अंदर जो बाल्स की तादाद है वो 62 है। अब हम दूसरी बकेट के अंदर जो बाल्स की तादाद है वो फाइंड आउट करते हैं। तो पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 62 इन एनी ऑफ दीज 2 इक्वेशंस। इनमें से किसी एक इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट करेंगे। तो सपोज हम 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 96। आप इसमें x की ये वैल्यू 62 पुट कर देंगे। तो हमने x की जगह पर 62 लगा दिया जो अभी हमने कैलकुलेट किया था। ये 62 दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे हम, तो ये 34। तो दूसरी बकेट के अंदर बाल्स की तादाद 34 है। आप देख सकते हैं कि दोनों बाल्स की तादाद में जो डिफरेंस बन रहा है वो 28 का है। 62 में से आप 34 को माइनस करेंगे तो 28 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन अ बैंक। सलमा ने एक बैंक में 3,50,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। विच पेड सिंपल प्रॉफिट रेट एट ए रेट ऑफ 7 to 1/4% या 7.25 पर एनम।
आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद, द रेट वाज इंक्रीज टू 8%। ये जो प्रॉफिट रेट था जो पहले 7.25% था, अब 8% कर दिया गया पर एनम। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। आपने 7 साल के बाद जो टोटल अमाउंट होगी वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो 2 हिस्से हैं क्वेश्चन के। फर्स्ट 2 ईयर्स, क्योंकि पहले 2 सालों के लिए प्रॉफिट रेट जो है वो 7.25% है और नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए प्रॉफिट रेट 8% है। तो हम पहले फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट जो बैंक में इन्वेस्ट की गई, जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है रुपीज़। प्रॉफिट रेट जिसे हम R से रिप्रेजेंट करेंगे, परसेंट। 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.25%। और टाइम जिसे हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 ईयर्स। तो प्रॉफिट आपने कैलकुलेट करना है फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए। तो प्रॉफिट निकालने का फार्मूला हमारे पास है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट। तो प्रॉफिट प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 3,50,000 और टाइम 2 ईयर्स और रेट हमारे पास है 7.25%। 3,50,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 लाख हो जाएगा, 700,000। और ये परसेंटेज आप हटाएंगे तो नीचे हमारे पास 100 आ जाएगा। अब आपने 700,000 को या 7 lakhs को 7.25 से मल्टीप्लाई करना है और 100 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए। तो कैलकुलेटर की मदद से उससे करते हैं। तो ये 50,000 750 बन रहा है। तो ये पहले 2 सालों का प्रॉफिट आ गया। अब हम नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, क्योंकि टोटल जो अमाउंट इन्वेस्ट रही है वो 7 ईयर्स तक रही है, तो अगले 5 सालों के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट तो यही है, नेक्स्ट 5 ईयर्स। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 3,50,000 ही है, रेट 8% और टाइम 5 ईयर्स। प्रॉफिट आपने कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट निकालने का फार्मूला हमारा यही है, प्रिंसिपल अमाउंट टाइम रेट। 3,50,000 टाइम 5 ईयर्स और रेट 8%। परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ये 2 ज़ीरोज़ इससे कैंसिल हो जाएंगी। 3,500 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और देन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो ये हमारे पास 140,000 1,40,000 रुपीज़ 1,40,000। तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा नेक्स्ट 5 ईयर्स का। अब हमने टोटल अमाउंट
वो फाइंड आउट करनी है। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 3,50,000 थी और जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया पहले 2 ईयर्स का फिर 5 ईयर्स का वो इसमें हम शामिल कर देंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी आफ्टर 7 ईयर्स। सो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू ₹3,50,000। ये प्रिंसिपल अमाउंट आ गई और फर्स्ट 2 ईयर्स का प्रॉफिट ₹50,750 और नेक्स्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट हमारे पास ₹1,40,000। इन तीनों वैल्यूज़ को हमने प्लस करना है कैलकुलेटर की मदद से तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ रही है 540,750 या 5,40,750। तो टोटल अमाउंट जो बन रही है आफ्टर 7 ईयर्स वो 5,40,750 रुपये बन रही।